हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन। ठीक है, ओके। आज हम आपकी क्लास 10th बायो की सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वीडियो, जो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ठीक है, उसमें हमारा टॉपिक था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्शन ऑफ मिनरल्स, जिसके मैंने आपको 5 मेन फिनोमिना बताए थे। कौन कौन से थे? इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और लास्ट था टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, दैट मीन्स कि प्लाज्मोलाइसिस। आज उसमें मैंने 3 आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए थे। आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये प्लाज्मोलाइसिस अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं शिप्रा अग्रवाल, और अब तो आप जान ही गए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ, नए नए दोस्तों के साथ शेयर करो और नए नए बच्चों को जोड़ो, ताकि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सब्सक्राइब होके पहुँचे और मैं यूट्यूब पर बनी रहूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, उसके लिए आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। ओके, चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज ऑफ सब्सटेंस कौन कौन से? सॉल्ट, मिनरल्स, ओके, आयरन, जैसे कौन कौन से मिनरल्स हो गए? मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, इनमें से माइक्रो हैं, फिर मैक्रो हैं, है ना। जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रो हैं, जो कम अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो हैं। और इसके अलावा कुछ आयंस, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। ओके, तो वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी यूज होती है हमारी। ठीक है, ओके, तो जब हमारी एनर्जी इसमें यूज हो रही है, सो इट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर हम डिटेल में जाने से पहले 3 टर्म आपको मैं समझाती हूँ। फर्स्ट है मेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, ये मैंने आपको उस दिन ऑस्मोसिस में भी थोड़ा सा बताया था, रिमाइंड करा देती हूँ। जब जो हमारी सॉल्यूशन के अंदर सेल रखी है, उसकी कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल होती है, तो हमारा आइसोटोनिक होता है। उसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना तो कुछ हमारा अंदर जाता है और ना ही कुछ बाहर आता है। सेकेंड है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप जो है बाहर वाले की कंसंट्रेशन, जो वाटर है, उसको अगर आप अंदर मेजर कर रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन बाहर वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो आपने सेल उसके अंदर रखी है। उसके बाद है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसमें हम सॉल्ट को कंसीडर करते हैं, जो हमारे सेल के अंदर सॉल्ट्स होते हैं उनकी हाई कंसंट्रेशन होती है, या और जो बाहर होता है उसकी हमारी सॉल्ट की कंसंट्रेशन उसमें कम होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया भी था कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो उसमें प्लांट सेल एज इट इज रहती है, हाइपरटोनिक में ये आपकी श्रिंक हो जाती है, इम्बाइब हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सॉरी। और जो है फिर लास्ट वाला जो हमारा हाइपोटोनिक है, देखो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जो हाइपो है उसमें हमारी फूल जाएगी, हाइपो फूलना, ठीक है। हाइपो मतलब मोटा होना, फूल जाना। हाइपर मतलब अंदर से बाहर आ जाना मटेरियल, ठीक है, और उसका हमारा फ्लैसिड हो जाना, ठीक है, हाइपर में प्लेस जब हम करते हैं। तो हमारा ये आपका टॉपिक मैंने बता दिया है। उसके बाद हम मेन आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे, जो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ आयंस हैं, किसके? नाइट्रेट्स के, सल्फेट्स के, पोटेशियम के, जिंक के, मैग्नीज के। वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते हैं आसानी से। उनको हमें हमारी सेल को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी रूट सेल में भी ज़्यादा है, और ये हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करती हैं जब रूट सेल हमारी वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। ओके, तो इस तरह से जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इन आयंस का, वो अपोजिट हो जाता है टू दैट ऑफ डिफ्यूजन। या हम कह सकते हैं
कि जो आयंस होते हैं उनको जब हम अंदर की तरफ लेते हैं इनवर्ड में, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब हम उनको मूव कराते हैं तो उनको हमें फोर्सिबली मूव कराना पड़ता है। उनको मूव करने के लिए, इन करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, और ये फोर्स हमें कौन देता है? एनर्जी। एनर्जी कहाँ होती है? जो सेल में हमारी डाइजेशन और रेस्पिरेशन से एटीपी की फॉर्म में एनर्जी इकट्ठी हुई थी, उस एनर्जी की हम बात करते हैं। तो वो सेल हमें इस काम के लिए, प्लांट सेल्स जो है, रूट सेल्स को इस काम के लिए ये एटीपी वाली एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, थोड़ा सा आपके सिलेबस में है उसको भी बता देते हैं आपको। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है तो वो भी डिफ्यूजन ही, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। नो इनपुट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, तो जो फ्री मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके लास्ट वाले को देखो, मैंने बड़ा बड़ा भी इसीलिए लिखा है, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, और इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। मैंने इसीलिए बहुत एनलार्ज करके लिखा है इसको कि ये आपका मेन टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है ये आपका। ओके, अब हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसमें आपके क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, बीच में भी दिए हुए हैं, बैक में भी दिए हुए हैं, तो अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। अब हम जो है पढ़ेंगे टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, और इनको जॉइंटली हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ओके, अब हमारी जो है, मैंने आपको डिफ्यूजन बता दिया, ऑस्मोसिस बता दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बता दिया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और बताती हूँ, फिर हम इस वाले टर्म पे आएंगे। डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्लीज़ लिसन केयरफुली। अब डिफ्यूजन जो होता है हमारा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ गैसेस और डिजॉल्व सब्सटेंसेस in solution from region of higher concentration to region of lower concentration when both of them are in direct contact। फिर हमारा सेकंड मैंने क्या बताया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में हमारा इतना ही डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। ओके, और ये आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भी होता है एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भी होता है। लास्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज ऑफ साल्ट और an ion from its lower concentration to higher concentration by using the energy in the form of ATP through a living membrane। ओके, अब जो हमारे डिफ्यूज़न में है, डिफ्यूज़न में हमारे लिक्विड और गैसेस, ये दो डिफ्यूज़ होते हैं और इनके बीच में कंसिडरेबल डिस्टेंसेस रहती हैं। ओके, केवल जो हमारा ऑस्मोसिस है उसमें वाटर जो होता है, ओनली वाटर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। फिर एनर्जी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, सेल के पास अपनी एटीपी है, उसने स्टोर करके रखी है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो उसे रेस्पिरेशन में मिली है, तो वो उसमें ट्रांसपायरेशन में यूज़ कर सकता है अपनी एटीपी को। नाउ जो मूवमेंट होता है डिफ्यूज़न में, वो किसका होता है, सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है, और ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट आपका वाटर है, उसी के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अब लास्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें किसका हुआ है बताओ, अभी बताया मैंने आपको, आयंस का है ना, आयंस और मिनरल्स। वो मिनरल्स जो हैं आपके माइक्रो और मैक्रो दोनों कैटेगरी में आते हैं। जो हमारी डिफ्यूजन है वो रैपिड हो सकती है, रैपिड किसमें, गैसेस में, और सॉल्यूशंस में कैसी होती है, स्लो। जो हमारा ओस्मोसिस है स्लो प्रोसेस है, और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो तो है ही एक्टिव, उसमें तो एनर्जी यूज हो रही है, तो दैट विल बी रैपिड। ओके, अब हमारा जो डिफ्यूजन है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है,
इसमें एक ग्रेडियंट का भी यूज़ होता है। उस ग्रेडियंट के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ ग्रेडियंट ही ध्यान रखें, ठीक है। ग्रेडियंट यानी कि थोड़ा सा कोई ना कोई उसके अंदर हमारा पुश या पुल इन्वॉल्व होता है। लास्ट सेकंड है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो वाटर होता है आपका, जो फ्रॉम अ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। लास्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें भी आपका एक ग्रेडियंट यूज होता है जिसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, ओके। फिर हमारा जो डिफ्यूजन है वो विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ऑस्मोसिस में हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। और जो हमारा लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारी सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो इन्वॉल्व होती है, वो जरूरी होती है। अब हम आएंगे टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, या फिर दोनों को कंबाइन से हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ओके। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको तो लाइक शेयर कर दो और अपने दोस्तों को कहो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो में जुड़े, हमसे सीखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स में, जो भी आपके नोन बच्चे हैं, लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशन, है ना, इतनी हाई फीस होती है, नहीं बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं। अगर उनको घर बैठे ही कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो आराम से करेंगे, तो आप उनको प्लीज़ सजेस्ट करिए, ओके। थैंक यू। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी या प्लाज्मोलाइसिस। देखो टर्जिडिटी क्या होता है हमारा टर्जिडिटी, इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और मोस्टली थ्योरी ही है इस टॉपिक में, इसलिए सुनना ही ज़्यादा ज़रूरी है। Every living plant cell directly or indirectly is in contact with fluids. हर प्लांट सेल जो होती है हमारी, चाहे उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, लिक्विड से होता ही है। स्पेशली कौन? रूट हेयर्स, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, सॉइल के अंदर मर्ज रहते हैं हमारे रूट हेयर्स। उसके चारों ओर कौन होता है? सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। उन सॉइल पार्टिकल्स में कौन होता है? सॉइल वाटर होता है, ओके। ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस से कंटिन्यूअसली जो वाटर है वो आपका अंदर आता रहता है सेल सैप में। सेल सैप क्या होती है आपकी? मोर कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, जो हमारी रूट हेयर के चारों ओर हैगा लिक्विड फ्लूइड। तो व्हेन अ सेल, अब ध्यान से सुनना, व्हेन अ सेल रीचेज अ स्टेट वेयर इट कैन नॉट एकोमोडेट एनी मोर वाटर, जब कोई भी सेल एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां पर ये और ज़्यादा पानी को एकोमोडेट नहीं कर पाती है, नहीं ले पाती है, फुल्ली डिस्टेंडेड हो जाती है, पूरी तरह से फुल्ली डिस्टेंडेड, तब हम सेल को कहते हैं टर्जिड, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। क्या बताया मैंने? कि जब सेल ऐसी पोजीशन में पहुंच जाती है, ऐसी स्टेट में पहुंच जाती है जहां ये मना कर देती है कि मुझे और पानी नहीं चाहिए, ओके, आई एम फुल्ली डिस्टेंडेड, देन यू विल से दैट द सेल इज टर्जिड एंड द कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। जब सेल टर्जिड होती है तो उसकी जो वॉल होती है वो अंडर प्रेशर होती है, उसमें चारों ओर प्रेशर लगता है वॉल के ऊपर, और कुछ प्रेशर आपका सेंटर ऑफ द सेल पर भी लगता है। कौन लगाता है? जो सेल के कंटेंट हैं, ऑर्गेनली हैं, सेल के अंदर जो भी कुछ पाए जाते हैं। तो जो सेल कंटेंट सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं उसे ही हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ध्यान से सुनना। एंड जो प्रेशर सेल वॉल सेल कंटेंट पर लगा रही है उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को मेंटेन करने के लिए होते हैं ताकि हमारी सेल टर्जिडिटी की कंडीशन में रहे, ओके। इफ एट एनी टाइम द सेल इज अनेबल टू बियर द टर्गर प्रेशर, यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि हमारी सेल अनेबल हो जाती है टर्गर प्रेशर बियर करने के लिए, वो फट जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं और सेल के कंटेंट बाहर आ जाते हैं, उसकी वॉल को फाड़ कर बर्स्ट आउट हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा, जैसे अब थोड़े दिनों बाद जो टोरी लगी होती हैं आपकी,
तो आपके घर में या आसपास कहीं किसी ने तोरी लगाई हो तो उनको आप बोल के छोड़ सकते हो कि जब ये तोरी फटेंगी तो आप मेरे को दिखा सकते हो। ओके, उसमें क्या होता है, पूरी मोटी फूल जाती हैं, वो टर्जिड हो जाती हैं और उनके जो सेल कंटेंट होते हैं वो इतना प्रेशर आपका रिलीज करते हैं सेल वॉल पर, इतना टर्गर प्रेशर लगाते हैं कि सेल वो बियर नहीं कर पाती है और उसकी वॉल फट जाती है और सारे के सारे जो सीड्स होते हैं, मेच्योर्ड सीड, वो बस्ट होकर बाहर आ जाते हैं और आपको नए सीड्स मिल जाते हैं। बहुत सारे कुकुम्बर में भी ऐसे ही होता है। ओके, और आपका मैंने बताया कि उसमें तोरी जो होती है उसमें ऐसे ही होता है, बिटर गोल्ड में। ओके, तो अब हमारा ये वाली टर्जिडिटी आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है हमारा प्लाज्मोलाइसिस एंड फ्लैसिडिटी। टर्जिडिटी से रिलेटेड एक डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, वो मैं आपको ड्रॉ करके समझा देती हूँ। देखो ये, ओके, अब हम डायग्राम देखते हैं अपना। ये हमारी सपोज प्लांट सेल है, इसकी ये सेल वॉल बना दो आप। ठीक, ये हमने इसकी सेल वॉल इस तरह से ड्रॉ कर दी। ओके, ये आपकी वैक्यूल है, इधर आपका यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है आपकी, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से सेल कंटेंट या सेल ऑर्गेनेल है। यहाँ पे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से बना सकते हो, उधर भी बना सकते हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, ट्यूब्यूल्स बना सकते हो, इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेल कंटेंट आप इसमें बना सकते हो। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दूसरे ऑर्गन्स हो गए। ओके, क्लियर। अब देखो मैंने क्या बताया, जो सेल कंटेंट है वो वॉल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। ओके, और जो वॉल है वो रिवर्स में वॉल प्रेशर एक्सर्ट करती है सेल कंटेंट पे। तो ये तो है आपका वॉल प्रेशर। ओके, और ये आपका जो सेल कंटेंट वॉल के ऊपर लगा रहे हैं ये आपका टर्गर प्रेशर। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, टर्गर प्रेशर। इसके अलावा हमारा एक प्रेशर और लगता है जिससे कि वाटर इसमें जा रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सेल कंटेंट पे। तो ये इतने सारे प्रेशर हमारे इसमें होते हैं। ये आपका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आपका यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, वाटर मूव करता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, वाटर जो है वो ऊपर की तरफ बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आपका मूव करता है। तो अब हमारा क्या कहने का मतलब है आपसे, हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर ये सारे के सारे प्रेशर, अगर ये सारे के सारे प्रेशर किसी भी लिविंग सेल में या एक्वाटिक प्लांट की किसी भी सेल में रखे रहते हैं, ठीक है, तो ये फुल्ली डिस्टेंडेड कंडीशन में होते हैं, सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप ये देखते हो क्लोज कांटेक्ट में है किसकी, सेल वॉल की, और ये भी सेल वॉल के ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है आपकी सेल वॉल। तो ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के ऊपर हमेशा एक प्रेशर एक्सर्ट करती रहती है, पुश करती रहती है, इसको पुश करती रहती है,
जैसे कि अ रबर ब्लेडर ऑफ अ फुटबॉल पुशिंग अगेंस्ट द लेदर केसिंग। इसी तरह का कुछ आप इसके अंदर सपोज करके चलो, ओके। ऐसा ही कुछ आप इसके अंदर अपना सपोज करके चलो कि ऐसा ही कुछ होता होगा इसके अंदर भी। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है आपकी, वो आपकी टर्जिडिटी वाली कंडीशन में होती है ये, ओके। अब अगर हम इस सेल को, प्लांट सेल को जो आपने ली है, इसको 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देते हैं। 5% सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन आपकी 5% है, यानी कि उसमें 5 ग्राम आपका सॉल्यूट है और 95 ग्राम उसमें आपका सॉल्वेंट है। तो अगर आपने 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में कुछ मिनट के लिए रख दिया तो आप देखोगे कि ये अपनी डिस्टेंडेड अपीयरेंस को खो देगी। जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है आपका, जो साइटोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म, ये श्रिंक हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा। और इस वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम से जिसे हमने डिनोट किया है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो विड्रॉ हो जाएगी सेल वॉल से, श्रिंक हो जाएगी हमारी सेल वॉल, उसे ही हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और सेल की इस स्टेट को हम लिम्प और फ्लैसिड कहते हैं, कंडीशन को फ्लैसिडिटी कहते हैं। यानी कि फ्लैसिडिटी आपकी जो है, ये फ्लैसिडिटी टर्जिडिटी का रिवर्स हो गया। फ्लैसिडिटी इज रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी, ओके। टर्जिडिटी का रिवर्स हो गया आपका। अच्छे से क्लियर हो गया आपको? मैं आपका ये रब करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी? अच्छे से क्लियर हो गया? यानी कि जो फूली हुई हमारी कंडीशन है उसे तो हम कहेंगे टर्जिडिटी, और जो आपकी फ्लैसिड कंडीशन है उसे हम कहेंगे फ्लैसिडिटी। अब हम क्या कहेंगे, जो हमारी सेल वो क्या हो चुकी है, प्लाज्मोलाइज्ड हो चुकी है। सेल इज व्हाट, प्लाज्मोलाइज्ड, ओके। अब जो हमारी प्लाज्मोलाइज्ड या फ्लैसिड सेल है इज रिटर्न टू वाटर बिफोर इट इज डेड। Its protoplasm again swell up, pressing tight against the cell wall. The recovery, अब ध्यान से सुनना, तो जो ये इसने रिकवरी करी है, ये वापस टर्जिडिटी की तरफ लौटी है, या इसने प्लाज्मोलाइसिस का जो रिवर्स किया है उसे ही हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ओके। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी अब इस तरह की सेल थी, यदि वो वापस इस मोड में आ जाती है, इस स्टेट में आ जाती है आपकी, तो आप ये कहोगे डीप्लाज्मोलाइसिस इस वाली सेल में हो रहा है। अब तीनों टर्म को हम एक एक करके आपको बताते हैं। टर्जिडिटी इज द स्टेट ऑफ अ सेल इन विच द सेल वॉल इज रिजिड एंड स्ट्रेच्ड बाय एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, then cell is said to be turgid. Plasmolysis is the condition in which cytoplasm from the cell wall goes due to the withdrawal of water when placed in a strong hypertonic solution. Flaccidity is the condition in which the cell content is shrunken and the cell is no more tight. Cell is said to be flaccid. ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, फ्लैसिड हो गई। तो तीनों टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ये हमारी फ्लैसिड है कंडीशन और ये हमारी टर्जिड है। और प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस आपको पता भी चल गया है कि जब हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हमारी सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन की वजह से
वो पानी विड्रॉ हो जाता है, वो पिचक जाती है। ओके, और आपकी जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये वाली कंडीशन आती है। फिर जब आप उसे वापस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हो तो वो फिर दोबारा से उसके अंदर जो सेल कंटेंट है वो वापस अपना वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं और रिकवरी कर लेते हैं, उसे हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब यूजेस क्या हैं इसके, क्या यूजेस हैं टर्जिडिटी के प्लांट्स में? फर्स्ट, टर्जिडिटी प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यूज सच एज द लीव्स। अगर जैसे लीव्स हैं, लीव्स सबसे ज़्यादा उसके अंदर आपके ग्रीन टिश्यू होते हैं। ओके, तो वो सबसे ज़्यादा आपकी कोमल होती है, सबसे ज़्यादा वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं आपके लीव्स के अंदर। अगर वहाँ पर वाटर पूरा नहीं होगा, विल्ट कर जाएगी, लीफ क्या कर जाएगी, विल्ट कर जाएगी। और इसके जो पिट्योल और लैमिना हैं, ये मान लिया सपोज आपकी लीफ है, ये आपका लैमिना है और ये आपका पिट्योल है, लैमिना और ये पिट्योल है ना। तो सपोज करो आपने जो है इसको पानी नहीं दिया है, वाटर इसके अंदर कमी हो गई वाटर की, तो इसके बाद क्या होगा, ये सॉफ्ट टिश्यूज में पानी का कमी हो गई, पानी नहीं है उसमें, तो ये आपके लेमिना और जो पिट्योल हैं वो लूज हो जाएंगी और आपकी ये पत्ती ऐसे हो जाएगी, जो आपकी लीफ है उसकी पोजीशन जस्ट लाइक दैट, इस तरह से हो जाएगी, वो विल्ट हो जाएगी आपकी। ओके, तो विल्टिंग को रोकने के लिए आप क्या करते हो, नॉर्मली प्लांट को रोज पानी देते हो। और ये जो विल्टिंग होता है आपका, ये हॉट आफ्टरनून में, जब 12 o'clock से 3 o'clock तक सन हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, एक्सपोज होता है प्लांट के ऊपर, तो जो ट्रांसपायरेशन है उस समय बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। वाटर एब्जॉर्ब भी उसी रेशो में होता रहता है रूट्स के थ्रू। लेकिन फिर भी अगर आपने आज शाम पानी नहीं दिया या सुबह नहीं दिया तो कल शाम तक आप यही कंडीशन देखोगे। अभी तो खैर रेनी सीजन चल रहा है, शाम को क्या होता है, 1-2 दिन तक प्लांट क्यों झेल जाते हैं ये सब चीज़ें, शाम में क्या होता है, इन द इवनिंग व्हेन ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस्ड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड एक्सीड्स द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन, the turgidity of the leaf cell is restored and the leaves again stand out। दोबारा से इसी कंडीशन में लीफ आपकी पहुंच जाती है। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस इन प्रैक्टिस, हम कैसे से कर सकते हैं। सॉल्टिंग ऑफ मीट और एडिशन ऑफ सॉल्ट टू पिकल्स इज अ मेथड ऑफ किलिंग बैक्टीरिया बाय प्लाज्मोलाइसिस। वाटर इज विथड्रॉन फ्रॉम द सेल और उससे क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल है उनसे भी वाटर निकल जाएगा। इसी तरह से जो वीड्स होती हैं, वीड्स पता है प्लांट में जो ग्रीनरी अनवांटेड जो क्रॉप वो होते हैं प्रोड्यूस हो जाती हैं हमारी, उनको हम वीड बोलते हैं। वीड कैन बी किल्ड इन अ प्ले ग्राउंड बाय स्प्रिंकलिंग एक्सेसिव सॉल्ट। उनके चारों तरफ बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया जाता है, कहाँ, जिस भी प्लांट के साथ बहुत ज़्यादा हमारी वीड निकल रही है उसके बेस में। एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर फील्ड में सिमिलरली डैमेज द रूट्स एंड डिमिनिश द यील्ड। तो हमें ऐसा भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, उससे हमारे वीड्स तो मरेंगे ही, लेकिन जो हमारे हेल्दी टिश्यू हैं, हेल्दी प्लांट है, वो भी हमारे प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी उनमें भी, और वो भी हमारे मर सकते हैं, विल्ट हो सकते हैं, फिर हमें उनको भी हटाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम उनको समय समय पर उनकी वीड्स को रिमूव करते रहें। ओके, अब सेकंड पॉइंट है हमारा टर्गर प्रेशर का दूसरा रोल जो है। फर्स्ट रोल मैंने क्या बताया है टर्गर प्रेशर का, कि वो प्रोवाइड करती है रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यूज लाइक सच एज इन द लीफ। और सेकंड पॉइंट है हमारा टर्गर प्रेशर हेल्प टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड। जो टर्गर प्रेशर होता है, जैसे कि मशरूम में, आप मशरूम में देखते हो, या फिर जो छोटे छोटे सीडलिंग होते हैं, आपने अभी कहीं सीड्स सॉ किए होंगे सॉइल में, है ना, रेनी सीजन है तो सभी कर रहे हैं आजकल, तो उसमें हम देखते हैं कि जो रूट होती है वो कई बार उनकी रूट क्रैक हो जाती है,
जो ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट है वो क्रैक हो जाती है, उनकी वॉल क्यों हो जाती है, या फिर कंक्रीट फ्लोर होता है जो बिल्डिंग्स में, उसमें भी क्रैक आ जाते हैं, वो भी टर्गर प्रेशर की वजह से ही होता है हमारा। ओके, थर्ड है हमारा टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड अप रूट प्रेशर। अगर आप इसमें छोटा सा आप कर सकते हो, अगर कोई भी आपने एक वाटर प्लांट पोट प्लांट ले लिया, वेल वाटर्ड है वो, उसे आपने फ्यू सेंटीमीटर तक कट कर दिया अबव द सोइल एंड इमीडिएटली फिक्स अ ग्लास ट्यूबिंग टू इट बाय मीन्स ऑफ अ रबर कनेक्शन। रबर कनेक्शन से उसमें आपने एक कांच की ट्यूब जोड़ दी है। ये मैं आपको डायग्राम से भी शो कर देती हूँ। देखो, जैसे ही आपने पोटेड प्लांट ले लिया कोई भी, ठीक है, ये आपका पोट है, इसमें आपका ये प्लांट लगा हुआ था, ठीक, तो आपने इसको कुछ यहाँ से कट कर दिया, ओके, सपोज, ठीक है, ये आपका, फिर ये आपने यहाँ पे इस तरह की जस्ट लाइक दैट इसमें इस तरह से ट्यूब लगा दिया आपने, ओके। तो ये आपकी इस तरह की ट्यूब, थोड़ा और इसे अप्रोच करना चाहो तो यू कैन डू इट, ऐसे आप इसको ले सकते हो। यहाँ से आपने इसके अंदर एक यहाँ तक कांच की ट्यूब लगाई, उसके बाद एक ये रबर वाली कोई भी ट्यूब लगा दी, उसके बाद आपने फिर इसको कंटिन्यू कर दिया अपनी ग्लास ट्यूब को। यहाँ पर आपने इसमें एक मैनोमीटर लगा दिया, मैनोमीटर, ओके। ये आपकी रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब, ये आपकी ग्लास ट्यूब लगाई आपने यहाँ तक, यहाँ से ग्लास ट्यूब है, ये आपका पोट है और ये आपका प्लांट है, ओके। तो कुछ इस तरह का आपने सेटअप मेंटेन कर दिया। तो आप ये देखते हो कि जो इसमें आपने सेल सेप था, ओके, जो हमारा सेल सेप था वो राइज कट करने के बाद भी, स्टेम का जब एंड कट कर दिया आपने, तो वाटर जो होगा वो इसमें से बाहर आ जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा आपका। वाटर बाहर आने की वजह से जो इसमें मरकरी है उसका लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो इससे हमारा पता चलता है कि इसमें रूट प्रेशर कुछ एक्सर्ट हो रहा है, और रूट प्रेशर फ्लो ऑफ वाटर की वजह से, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वजह से आपका कुछ हो रहा है, ठीक है। वाटर, ये यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से रूट प्रेशर आपका जनरेट हो रहा है, ओके। और रूट प्रेशर जनरेट होने की वजह से हैवी प्रेशर होता है, रूट प्रेशर, वो आपका इसमें मरकरी का लेवल इंक्रीज कर रहा है, किसमें, मैनोमीटर में। रीडिंग में आप क्लियर देख सकते हो इसको, ओके। तो यहाँ पे आप एक दूसरा बना के ये यहाँ से लेवल हटा के यहाँ पर लेके जा सकते हो, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो रूट प्रेशर हमारा क्या होता है, रूट प्रेशर हमारा, ओके, रूट प्रेशर हमारा क्या होता है। रूट प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस which helps in the ascent of cell sap upward through the stem। अब इसको हिंदी में समझो कि रूट प्रेशर हमारा वो प्रेशर है जो रूट्स के अंदर डेवलप होता है, किसकी वजह से, कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से, जो लगातार पानी रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं प्लांट की, ठीक है, ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वो आपका सेल सेप को बढ़ा रहा है स्टेम में, ओके। तो उससे हमारे रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर का जो लेवल है वो हमारा मेंटेन रहता है, किसमें, बड़े बड़े ट्रीज में और प्लांट्स में भी। अब ड्यू टू रूट प्रेशर वाटर कैन राइज इन द ट्यूब अप टू अ सर्टेन हाइट ओनली, केवल एक सर्टेन तक ही हमारा वो हो सकता है,
और जो लॉस ऑफ वाटर है सेल सेप है थ्रू अ कट स्टेम, जो आपके यहाँ से मैंने बताया था ना कि पानी बाहर निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब आप आजकल कोई भी आप एक ब्रांच काट के देखना, तो आप ये देखोगे कि जब आप ब्रांच काट रहे हो तो उसके अंदर से एक थोड़ा सा लिक्विड सा निकल कर आता है, फ्लूइड सा निकल कर आता है, वही आपका सेल सेप है। और चूंकि आपने उसे काटा है, हमको कोई काटेगा तो हमारा ब्लड निकल के आएगा ना, उसका तो वही ब्लड है प्लांट का, तो उसमें भी आपके जो है वो सेल सेप की वजह से उस टर्म को भी हम ब्लीडिंग कहते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है टर्गर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो हमारे स्टोमेटाज होते हैं, जिनकी वजह से हमारा ट्रांसपायरेशन होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, या जो हमारी ऑक्सीजन है वो प्लांट से बाहर जाती है, रेस्पिरेशन में अंदर आती है और फोटोसिंथेसिस में बाहर जाती है, या इसी तरह से इसका वाइस वर्सा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फोटोसिंथेसिस में अंदर आती है और रेस्पिरेशन में बाहर जाती है। तो द ऑर्गन विच इज रेस्पॉन्सिबल प्रॉपरली फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज स्टोमेटा इन द प्लांट, वी ऑल नो अबाउट दैट। उसमें हमारी जो मेन होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्या हो रहा है, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है बाय द फोटोसिंथेसिस और दूसरे चेंजेस। उसके बाद उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपके जनरेट होता है गार्ड सेल में, जिससे उसकी टर्जिडिटी मेंटेन रहती है और वो मोर वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है और टर्जिड रहती है, बिल्कुल, है ना। अगर वो टर्जिड नहीं रहेगी और फ्लैसिड हो जाएंगी तो असेंट ऑफ सेप उसमें होगा ही नहीं, फिर कैसे आएगा वाटर, मेंटेन ही नहीं होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। ओके, तो जो हमारी टर्गर है, जो हमारा ड्यू टू टर्गर द गार्ड सेल बिकम्स मोर आर्क्ड आउटवर्ड एंड द जो उनके बीच में अपर्चर था, गार्ड सेल के जो बीच में अपर्चर था, आपको ध्यान होगा 9th क्लास में अपने पढ़ा है, ठीक है, वो आपका वाइड हो जाता है और स्टोमेटा आपके खुल जाते हैं। रात में क्या होता है, जो आपकी लीफ के अंदर पानी है उसमें पानी की शॉर्टेज हो जाती है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती हैं, इसकी वजह से जो उनकी रिजिड वॉल है वो स्ट्रेट हो जाती है और जो उसका अपर्चर है वो क्लोज हो जाता है। ओके, तो अब आप ये कहोगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है फिर रात में, तो जो उसमें लेंटी सेल्स वगैरह हैं या और पोर्स हैंगे हमारी लीव्स में, तो उनके थ्रू हमारा, या सरफेस से उनके थ्रू हमारा होता है। लास्ट है हमारा टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है मेंटेन करने में सेल की एक्टिविटीज़ को। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल देंगे आपको मिमोसा पुडिका, यानी कि जो हमारा छुईमी का प्लांट है, सेंसिटिव प्लांट है मिमोसा पुडिका, जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट, जिसका कॉमन नेम है, आजकल बहुत मिल रहा है नर्सरी में, आप देख सकते हो, ला सकते हो, उसको लगा सकते हो और फिर जो है उससे आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो ये वाला, या ना लाओ, ऐसे ही आते जाते कहीं आसपास नर्सरी हो तो उसमें भी आप ये टर्गर मूवमेंट को फील कर सकते हो। ये आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है आपका टर्गर मूवमेंट का, जो आप लाइव देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो इसमें छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये इस तरह से होता है इसमें ना, ये इस तरह से, ओके, यहाँ पर ये इस तरह से, और ये इसका ध्यान से देखिएगा, ये वाला डायग्राम आपका, ओके, तो यहाँ पर ये आपका इस तरह से, फिर ये नैरो हो जाते हैं थोड़े से, और यहाँ पर आपकी लीव्स लगी हुई होती हैं, इस तरह से लीव्स हैं आपकी ये सब, ठीक है। तो इसमें आपके क्या होता है, जो आपने जैसे इसको यहाँ से टच किया, ओके, तो टच करने के बाद विदिन 2 और 3 सेकेंड जो इसकी लीफ की, जो इसकी लीव्स हैं वो ऐसे थोड़ी सी विल्ट टाइप की हो जाती हैं, ऐसे दिखती हैं, आपको फील होती हैं, विल्ट टाइप की हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका सेल सेप था वो सारा इधर चला गया, सेंसेशन की वजह से यहाँ पर इकट्ठा हो गया आपका। तो इसने जो सेल थी इसकी लीफ की, उन्होंने टर्गर को लूज कर दिया,
टर्जिडिटी अब उसमें नहीं रही है, उसमें मतलब फ्लैसिडिटी सी हो गई है। ओके, तो वहाँ की जहाँ पे भी आपने टच किया है वहीं पर आपको ये इस तरह से दिखाई देता है। जब आप अपना टच हटा ले तो फिर ये सेल से आपका दोबारा वापस चला जाता है, सेल उसी पोजीशन में आ जाती हैं और वो टर्जिडिटी मेंटेन कर लेती हैं और दोबारा से इरेक्ट हो जाती हैं। उसमें आपका जो लीफलेट है, ये जो लीफलेट है आपका ये वाला, जहाँ से आपकी मतलब ये पिट्यूल के लीफलेट, जो ये इस तरह से लीफलेट होता है आपका, ठीक है, इस तरह से इसमें होता है ये। ओके, तो इसमें आपके टर्जिडिटी ये खो देती है, ये फूल जाता है, इसका पल्विनिस जो होता है ये फूल जाता है थोड़ा सा, यहाँ से ये पल्विनिस जो होता है ये फूल जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही आपका जो सेल सेप है वो चला जाता है। फिर जब आप हटा लेते हो तो वो दोबारा से अपना मेंटेन कर लेती है। इसी तरह की मूवमेंट जो है टर्गर मूवमेंट आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, पिचर प्लांट वगैरह हैं उनमें भी देख सकते हो। तो उनमें भी क्या होता है, ये इस तरह की मान लिया लीफ है किसी की और यहाँ पर कोई भी आपका इंसेक्ट बैठा, इसने अपने आप को इस तरह से रोल कर लिया, ये फोल्ड कर लेता है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता है ना, बैंड हो जाती हैं पत्तियाँ, इस तरह से फोल्ड कर लेता है ये, ठीक है। और जो आपका कुछ फ्लावर्स हैं वो सन की तरफ मूव करते हैं, या स्लीप मूवमेंट होता है लीव्स में, कुछ में रात को दिखाई देता है आपको, तो वो सब टर्गर प्रेशर की वजह से ही या टर्गर मूवमेंट की वजह से ही होता है। अब हमारा एक टॉपिक है आपका इम्बाइबिशन एंड टर्गर टुगेदर जनरेट मच फोर्स। अगर इम्बाइबिशन और टर्गर प्रेशर दोनों मिल जाते हैं तो बहुत सारा फोर्स हमारा जनरेट हो जाता है। इम्बाइबिशन इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस सच एज सेलुलोज, कहाँ है सेलुलोज, सेल में, सेल वॉल में, एंड स्टार्च। Turgor is the pressure set up inside the plant cell due to hydrostatic pressure on the cell wall on account of incoming water as a result of endosmosis। अभी बताया था ना कि सेल के जो कंटेंट हैं वो वॉल के ऊपर प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। ओके, इसी वजह से जो सीड्स और ग्रेन्स हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं जब उन्हें पानी में भिगा के रखता है। आप रात को राजमा का सीड है, जब सुबह बनाते हैं तो जल्दी गल जाते हैं वो, इसीलिए उनमें इम्बाइबिशन हो जाता है और एंडोस्मोसिस दोनों होती हैं। द फोर्स जनरेटेड बाय द वाटर थस एब्जॉर्ब्ड इट्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक द सीड कोट बस्ट। इससे आपने देखा होगा कोई कोई राजमा का जो ब्राउन वाली लेयर है, कवर है, वो फट भी जाता है, ठीक है। अब कुछ इसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन ये भी कर सकते हो कि आप किसी भी फुल्ली एयर टाइट वाले कंटेनर में, यदि फुल्ली फिल्ड क्लोज कंटेनर में सीड को सोख के रख देते हो तो उनके जो सीड कोट हैं वो बस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेट प्रेशर। दोनों प्रेशर, इम्बाइबिशन भी और टर्गर प्रेशर भी, दोनों काम करते हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो बेसमेंट में गोडाउंस भरे हुए होते हैं वहाँ पर जो आपके फूड ग्रेन्स वगैरह रखे हुए होते हैं, है ना, तो रेन वाटर में या फ्लड में आप देखते हो उनका जो कवर है वो बाहर की फट जाती है, क्योंकि वो जो उनके अंदर सीड्स रखे हुए हैं वो सारे के सारे इम्बाइब होके और बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर फूल चुके होते हैं और उनको स्पेस चाहिए होता है। जब फूल जाते हैं तो स्पेस ना मिलने की वजह से फिर वो पूरी की पूरी जो भी बैग होता है जिसमें वो रखे रहते हैं उनकी लेयर को भी वो बस्ट कर देते हैं प्रेशर से, इतना हाई प्रेशर इसमें जनरेट होता है। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रूट प्रेशर, वो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आपको वो अच्छे से मैं समझाऊंगी। तो रूट प्रेशर जो होता है हमारा, क्या होता है हमारा रूट प्रेशर, इसमें गट्टेशन भी है, आपका एक टर्म गट्टेशन भी है। ओके, तो रूट प्रेशर देखो, कभी कभी जब आप कोई भी प्लांट की शूट को काट देते हो तो आपने देखा है कि पानी सा निकलता है, भी बताया था मैंने। ये जो पानी निकलता है वो रूट प्रेशर की वजह से ही होता है। रूट प्रेशर इज बिल्ट अप ड्यू टू सेल ऑस्मोसिस इन द रूट टिश्यू। एज वन टर्जिट सेल प्रेसेस द नेक्स्ट सेल, जब कोई टर्जिट सेल किसी दूसरी सेल को प्रेस करती है अपने से अगले वाली को, तो उसमें फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट होने की वजह से जो वाटर है वो अंदर की तरफ आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। व्हेन वाटर रीचेस द जाइलम, जब वाटर जाइलम वेसल पर पहुंच जाता है,
ठीक है, जो कंटिन्यूअस कॉलम हमारे वर्टिकल चैनल्स हैं प्लांट्स के अंदर, वो हमारे इट एंटर्स द पोर ऑफ देयर थिक वॉल विद कंसिडरेबल फोर्स, तो ये फोर्स की वजह से अंदर आता रहता है। द रूट प्रेशर इज वन ऑफ द फोर्स टू रेज वाटर अप थ्रू द स्टेम इनटू द लीव्स। क्या मतलब बताया मैंने इसका? इसका ये मतलब है रूट प्रेशर जब इंक्रीज होता है रूट सेल्स के अंदर, तो पानी हमारा वाटर सॉइल पार्टिकल्स से निकलकर हमारा रूट हेयर में आ गया, रूट हेयर से फिर हमारा वो नेक्स्ट सेल में गया, नेक्स्ट सेल से फिर ऑस्मोसिस की वजह से नेक्स्ट सेल में गया। भाई हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाला लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे एंडोस्मोसिस की प्रोसेस आपकी अप्लाई हो जाएगी, है ना। इस तरह से करते करते वो हमारा जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाता है, और जब जाइलम वेसल्स तक हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं तो फिर हमारी जो जाइलम वेसल्स हैं वो खुद उसको सक्सेशन फोर्स की वजह से और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो चेन बन जाती है उनकी वजह से जो अट्रैक्शन होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में चेन बन गई है, उससे वो हमारा पूरी प्लांट की बॉडी में पहुंचता रहता है। ठीक है, लेकिन अब आप ये कहोगे कि भाई ये छोटे प्लांट में, पोटेड प्लांट में तो हमारी समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े बड़े बैनियन ट्री हैं या फिर हमारा जो है पीपल है, नीम है, जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनमें ये कैसे होता है? उनमें खाली ये पुश वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसकी वजह से तो वाटर मूव नहीं करेगा, है ना, उसमें तो इतनी पावर नहीं है। तो उसमें एक और फोर्स लगता है जिसे हम गट्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गट्टेशन। जो हमारे टमाटो, ग्रास, बनाना, फर्न्स, इन सब में बहुत हाई प्रेशर, रूट प्रेशर जो होता है बहुत हाई होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को धकेलता है, पुश करता है। फोर्स क्या है? पुश और पुल इज इक्वल टू फोर्स, है ना। तो उसे पुश करता है स्टेम में, और उसके बाद तब तक पुश करता रहता है और तब तक जनरेट होता रहता है जब तक ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपके लीव्स तक ना पहुंच जाएं। लीव्स की जब वेन्स में पहुंच जाते हैं वो, वहां पर मार्जिन पर छोटी छोटी सी ड्रॉप्स आपको, स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह सुबह सो के उठते हो तो कई 2-3 बूंदे आपको कभी ना कभी दिखाई देंगी। वो एक्सेसिव वाटर है, वो उसी वजह से है, गट्टेशन की वजह से। और इस लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर को ही हम क्या कहते हैं? गट्टेशन कहते हैं। और ये पूरा हमारा रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर इस तरह से प्लांट की बॉडी में ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम, अब हमें डायग्राम से आपको इसे अच्छे से समझा देते हैं। देखो, जैसे ये है हमारी सेल है इस तरह से, और ये हमारी बैरल शेप्ड होती हैं यहाँ की सेल्स, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे फिर हमारी ये कॉर्टेक्स की छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं, कॉर्टेक्स टिश्यू की, ओके। उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं, तो ये पूरा आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा ही पार्ट इसका ड्रॉ करेंगे, ओके। ये इस तरह से फिर हमारी लार्ज होती जाती हैं कंटिन्यूअसली, थोड़ा सा इनका साइज इंक्रीज होता जाता है। इनमें मॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं आपस में, बिल्कुल ये एक दूसरे से अटैच होती हैं। ये यहाँ पर ये इस तरह से ये सब सेल्स होती हैं, ये इस तरह से, ओके। फिर ये धीरे धीरे फिर हमारी इस तरह से बड़ी सेल्स होती जाती हैं, और फिर ये हमारे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी इनमें बनते जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी इस तरह की सेल बीच बीच में भी होती हैं, ओके। और हमारे जाइलम और फ्लोएम भी, कुछ सेल्स को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में, इस तरह से कुछ को कर सकते हो आप, ओके। उसके बाद ये फिर हमारी बड़ी बड़ी सेल्स इस तरह से होती हैं, पहले बना लो एक को, आप इस तरह से फिर रूट हेयर्स में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो, और सारी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपके ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनके बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एंडोस्मोसिस हुई, पानी अंदर आया, ठीक है, ओके। अब ये हमारा जो है वाटर यहाँ से आपका इस तरह से मूव करेगा
इस तरह से मूव करेगा, वही एक चेन सी बनती जाएगी। मैंने आपको बताया है चेन सी आपकी ये इस तरह से बनती जाएगी, ठीक है। फिर ये इस तरह से, फिर यहाँ पे आपकी ये थोड़े से मैंने अलग से बनाए हैं, जाइलम टिश्यू से आप इनको शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से जाइलम टिश्यू बता सकते हो आप इनको, इस तरह से जाइलम, और ये आपका फ्लोएम है, ओके। ये आपकी ये वाली जो हैगी पूरी एंडोडर्मिस हैगी। एक कोई भी लेयर ले लो जो आप इसमें इस तरह से पैरेलल बना सकते हो। ये डायग्राम बनाने का तरीका ही बता रही हूँ मैं आपको ना, इस तरह से थोड़ा सा ये आप यहाँ पे इस तरह से सेल्स को ड्रॉ कर सकते हो। फिर इनको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से इजी बन जाता है और जल्दी से ये डायग्राम हमारा बन जाता है। अगर हम एक एक सेल देख के ऐसे बनाते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। हर्बेरियम वगैरह में तो आपको ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, एग्जाम में तो आपके यहाँ ड्रॉ आता ही नहीं है, खाली लेबलिंग के लिए आता है, ठीक है, ओके। तो फिर ये हमारी इस तरह से इस वाली सेल्स होते हुए यहाँ, फिर हमारे देखो जाइलम में पहुँच गया, फिर ये इनर वाली सेल्स में पहुँच गया, और इस तरह से हमारी अंदर बिल्कुल स्टेम तक पहुँच जाता है, ठीक है। इसके जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस डर्मिस, इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है ये मैंने बनाई है आपकी, ये आपकी होती है पेरिसाइकल, ओके। छोटी सी लेयर होती है, पेरिसाइकल लिख सकते हो आप इसको, पेरिसाइकल, इस तरह से, ओके। तो ये आपका पूरा मैंने आपको डायग्राम से शो कर दिया है मूवमेंट ऑफ वाटर, एरो टू एरो, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रूट हेयर एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अब यहाँ तक तो हमारे ये इनर पोर्शन तक तो पहुँच गया है रूट हेयर से, और जो जाइलम वेसल्स हैं वहाँ तक हमारे ये पहुँच गया है जाइलम टिश्यू तक। अब जो जाइलम टिश्यू है वो हमारा स्टेम में और फिर टुवर्ड्स द लीव्स कैसे पहुंचाता है, ये हम इस वाले टॉपिक में जो मैंने बताया आपको, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, इस वाले टॉपिक में अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब आपका जो है रूट हेयर से वाटर इसमें आ चुका। आप जानते हो रूट हेयर में क्या है, वैक्यूल है ना। वैक्यूल के अंदर क्या है, सेल सैप है। सेल सैप में क्या है, सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन वहाँ पर हाई है। हाई होने की वजह से जो सॉइल वाटर है वो मूव कर जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस और जो बाहर वाला पानी है वो अंदर डिफ्यूजन से आ रहा है रूट हेयर में, इन दोनों में डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और ये जो डिफरेंस होता है यही वाटर को, ये जो डिफरेंस आया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आपस में, ओके, यही डिफरेंस जो है रेस्पॉन्सिबल होता है इस वाटर के मूवमेंट के लिए अंदर की तरफ, जो एक सेल से दूसरी सेल में आप देख रहे हो, एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है वाटर। और इसके लिए हमारी कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, और फाइनली वो हमारा जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाता है। कौन इसमें हेल्प करता है, टर्जिडिटी। कौन करता है हेल्प, सेल की टर्जिडिटी, जो वाटर को अंदर की तरफ धकेलती है, पुश करती है टुवर्ड्स द जाइलम वेसल्स, ओके। ये मैंने यहाँ देखो बना रखा है जाइलम, है ना, जाइलम, इस तरह से जाइलम वेसल्स थोड़ी सी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, इसमें जाता है, ओके। अच्छे से क्लियर है। अब हम एक और डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपको और अच्छे से ये वाला क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इलेबोरेटेड सुंदर सा डायग्राम है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे सीधे आपने जो है रूट हेयर्स बनाए, रूट हेयर्स इस तरह से, ठीक है, एक ही दिखा रही हूँ, एक को ही ध्यान से देखना। फिर ये इस तरह से आपकी एंडोडर्मिस वाली सेल्स है ना। कोटेक्स वगैरह मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है,
उसके बाद आप ये मान लो ये आपका जाइलम वेसल्स आ गई है, ये आपकी जाइलम वेसल्स है, ठीक है, इस तरह से। और ये यहाँ पे आपके सॉइल पार्टिकल्स दिखाए हैं, इनके बीच बीच में आपने जो वाटर पोट के अंदर दिया था वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की फिल्म बनी हुई है एक, किसके, रूट हेयर के चारों ओर। देखो ये इस तरह से फिल्म बनी हुई है वाटर मॉलिक्यूल्स की इसके चारों ओर, ओके। और ये आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल, और ये आपके कौन है, वाटर फिल्म है ये, ठीक है। और ये आपका रूट हेयर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, ये आपका रूट हेयर है, इसके अंदर ये सेल्स है, वैक्यूल है इसके अंदर, वैक्यूल शो करना चाहो आप कर सकते हो, ये बड़ी सी इस तरह से वैक्यूल शो कर सकते हो, और बड़ी बना दो इसको इस तरह से और बड़ी बना दो वैक्यूल को टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये आपकी वैक्यूल है, ओके, ये वैक्यूल है आपकी, और वैक्यूल की वजह से टर्कर प्रेशर रिलीज होने की वजह से सेल सेट में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो अंदर एंटर कर जाते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके बाद आपके एंडोडर्मिस से होते हुए पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स वगैरह इसमें हमने कुछ नहीं दिखाया आपको, हमारा जो मेन है मैं उस पर फोकस किया हमने, और फिर ये हमारे जाइलम में वेसल्स जो हमारी स्टेम में है, स्टेम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देखते हो ना आप, जब कोई भी ब्रांच निकाल कर उसके ये साइड वाले टिश्यू निकालोगे तो एक वाइट कलर के टिश्यू नजर आएंगे, उनमें जाइलम फ्लोएम दोनों होते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, और जो फ्लोएम होता है वो हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छे से समझ में आ गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं ताकि आप उनसे एक्सपेरिमेंट करके जाइलम के पोजीशन का पता भी लगा सकते हो, ठीक है। आप जो है एक इसमें एक दो एक्सपेरिमेंट में बता रही हूँ, टू शो द रूट एब्जॉर्ब वाटर, ये आप कैसे करोगे इसमें। अब मान ली देखो, अच्छा इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, मिनरल्स का है, ये वाटर के अंदर मिनरल के पार्टिकल डिजॉल्व हैं, तो ये सेमी परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है कुछ मिनरल्स के लिए जो प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं उनके लिए ये परमेबल नहीं होती है, उनको वहीं रहने देती है, तो वो अंदर आ जाते हैं, फिर यहाँ से वाटर के साथ एंडोडर्मिस में, फिर जाइलम में, और फिर पूरे प्लांट में सर्कुलेट हो जाते हैं, ओके। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब जो है हम यहाँ पे एक लेयर और बना सकते हो, आप साइकिल की ना बनाना चाहो तो बना सकते हो इस तरह से, एक दो रूट हेयर और भी बना सकते हो अगर आपका मन करे तो। इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें आपको ये दिखाना है कि रूट प्रेशर, जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को आपके। अब मान लिया आपने कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर एक प्लांट लगा दिया आपने, ये उसकी रूट है, यहाँ पे अपने उसकी इस तरह से है, तो आपने यहाँ पर इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि उसकी रूट को रिमूव कर दिया, खाली एक स्टेम छोड़ दिया, तो क्या आपका वाटर सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए हमारी रूट्स जरूरी हैं, रूट्स ही हमारी एब्जॉर्प्शन करती हैं। इस एक्सपेरिमेंट से तो हमारी ये पता चल जाता है। अब अगर आप इसमें क्या करते हो, वाटर को फिल कर देते हो और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर इसके यहाँ पर सरफेस पर ऑयल ड्रॉप्स डाल देते हो, ऑयल, और ये इसमें वाटर है आपका, ओके। तो ये वाटर है और वाटर के ऊपर आपने ऑयल ड्रॉप्स डाल दी हैं, तो आप ये देखोगे कि थोड़ी देर बाद जब आप इसको देखोगे तो ये ऑयल की ड्रॉप्स यहाँ आ गई हैं और जो वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं और उसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है जो रूट को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए कोज कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल बना रहा है,
ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है आपका कि कंडक्शन जो होता है वो अपवर्ड होता है जाइलम में। इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक बीकर ले सकते हो, बीकर के अंदर आप ईओसिन सॉल्यूशन होता है, ईओसिन सॉल्यूशन को फिल कर सकते हो, कलरफुल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को कुछ देर उस सॉल्यूशन में आपने ये इधर देखो, ये जो है आपका, मान लिया आपने एक ये बीकर ले लिया, इसमें ईओसिन डाई होती है, वो उसका सॉल्यूशन डाला, यहाँ पर ये प्लांट था आपका, है ना, इसमें आपने 2-3 दिन के लिए इसको रख दिया प्लांट को। 2-3 दिन के बाद जब आप इसको, इसकी लीफ को तोड़ोगे या इसके स्टेम को ब्रेक करके देखोगे तो वो आपको डाई अंदर मिलेगी। ओके, तो ये इससे ये प्रूफ होता है कि वाटर का कंडक्शन जो होता है वो अपवर्ड होता है थ्रू द जाइलम। ओके, और जो फूड सब्सटेंसेस का होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। तो वेस्कुलर, इन दोनों को मिलाकर हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो क्या होता है हमारे वेस्कुलर बंडल्स? वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम, रूट और लीफ, स्टॉक्स एंड लीव्स, वेन्स आर ऑल कंटिन्यूअस एंड फॉर्म एन अनब्रोकन सिस्टम्स ऑफ ट्यूब्स। Collectively, they form the transport system throughout the entire plant. Water and salt travel upward mainly in the xylem, and food substances travel up and down in the phloem. ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा बस मैंने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बता दिया है। अब ये जो आपका प्लांट है, इसमें आप एक जगह ऐसे कर सकते हो, 2 प्लांट ले सकते हो बीकर में, एक में आप जाइलम रिमूव कर देना, एक में आप फ्लोएम रिमूव कर देना। तो आप ये देखोगे कि जिसमें आपने जाइलम रिमूव किया है, थोड़ी देर बाद, रात के बाद जब नेक्स्ट डे आएगा तो आपका प्लांट आपको मुरझा हुआ, विल्टेड मिलेगा, पूरा मरा हुआ, जहाँ से आपने जाइलम को रिमूव किया है। तो इससे प्रूफ होता है कि जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। और दूसरे वाले में आप जिसमें फ्लोएम रिमूव कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि प्लांट तो मतलब सर्वाइव कर रहा है, वो लिविंग है, उसकी पत्तियां भी पूरी टर्जिड हैं, लेकिन आपका वहाँ से जहाँ से आपने उस फ्लोएम को रिमूव किया था उतना ऊपर से वो फूल गया है, स्वेल अप हो गया है ना, वो थोड़ा सा स्वेल अप हो गया क्योंकि वहाँ पर फूड आपका इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया। ओके, उसके बाद आप 1-2 दिन ऐसे ही रखोगे, गर्डिल सा बन जाएगा और उसके बाद प्लांट डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीफ रूट्स को फूड ही नहीं मिलेगा, रूट्स तक पहुँचेगा ही नहीं, वहाँ से आपने फ्लोएम रिमूव कर दिया है। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कंडक्शन ऑफ फूड है वो थ्रू द फ्लोएम होता है और स्टेम में नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है। वो कुछ फोर्सेस हैं हमारे जो आपके असेंट ऑफ सैप में, यानी कि जो ये फूड का और पूरा आपका वाटर का ट्रांसलोकेशन और कंडक्शन हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन दोनों को मिलाकर असेंट ऑफ सैप कहते हैं हम। कौन कौन से? एक तो रूट प्रेशर है, बता दिया मैंने, कैपिलरिटी है, छोटी छोटी सी कैपिलरी होती हैं, उनमें से भी वाटर जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ऊपर जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कैपिलरी एक्शन होता है, उसके थ्रू पानी अंदर आता रहता है, चढ़ता रहता है, उसमें जो फोर्स जनरेट होता है उसे हम कैपिलरी फोर्स कहते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल होता है, जब लीव्स जो है ट्रांसपायरेशन करती हैं उनमें वाटर लॉस होता है, टर्जिडिटी उनकी रुइन हो जाती है, उसके बाद उसमें ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट होता है, कोइजन फोर्स जनरेट होता है और उसकी वजह से भी हमारा कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। उसके बाद है एडिशन फोर्स, मैंने बताया था वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ वो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से। जब ट्रांसपायरेशन करते हैं सक्सेशन फोर्स जनरेट हो जाता है लीव्स के बीच में, जब बड़े ट्रीज हों, स्पेशली बड़े ट्रीज में, जैसे यूकेलिप्टस वगैरह हैं आपके, या बैंगन ट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें कि रूट प्रेशर आपका प्रॉपर उतना फोर्स नहीं दे पाता है कि जाइलम वहाँ तक कंडक्ट कर सके वाटर को, तो वहाँ पर ये सक्शन फोर्स जो होता है, जो लीव्स में डेवलप होता है, या एडिशन फोर्स जो बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होता है, जिससे कि वो चेन बनती जाती है और ऊपर तक खिंचते चले जाते हैं। वो ज़्यादा डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, वो 11th-12th में जाके इतना डिटेल में है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका जो है, मैं यहीं तक, एक कोइजन फोर्स भी होता है आपका। कोइजन फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बाय विच द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी आर यूनाइटेड थ्रू आउट द मास, मैंने बताया ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता चला जाता है आपका। ओके, तो असेंट ऑफ सैप में कौन कौन से जो टॉप मोस्ट रीजन होते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके हेल्प करते हैं? रूट प्रेशर, कैपिलरी
फोर्स और ट्रांसपायरेशन पुल, ये सब आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थोड़ा वीडियो लेंथी हो गई है बट कोई नहीं, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक यू।